वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। आर्किमिडीज का सिद्धांत हमें क्या बताता है? तो यह सिद्धांत हमें बताता है कि जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूर्ण या आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो उसके भार में कमी प्रतीत होती है। ठीक, उसका भार जो है वो हमें तुलनात्मक रूप से कम मालूम होगा और भार में यह जो आभासी कमी है ये वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। जितना वो वस्तु द्रव के भार को मतलब द्रव को वहाँ से रिप्लेस कर रही है उसके भार के बराबर आभासी कमी उस वस्तु के भार में मालूम होगी। मतलब कुल मिलाकर ये कहा गया कि किसी तरल में डूबी हुई वस्तु जिस पर कि यहाँ कहा जा रहा है, इसे देखिए, चाहे वह पूरी तरह से या आंशिक रूप से डूबी हुई है, दोनों कंडीशन हो सकती है। या तो आप उसे पूरी तरह से पानी के अंदर या द्रव के अंदर डुबो दें और दूसरा यह है कि आंशिक रूप से डुबोए, आधा हिस्सा उसका अंदर रहे आधा हिस्सा बाहर रहे। तो दोनों ही कंडीशन में ऊपर की ओर लगने वाला बल, अभी अपथ्रस्ट के बारे में हमने देखा था, उस तरल के वजन के बराबर होता है। ठीक, ऊपर की ओर लगने वाला जो बल होता है वो उस लिक्विड के वेट के बराबर होता है जिसे वस्तु विस्थापित करती है, जितनी मात्रा में करती है। और यह जो विस्थापित तरल है ये तरल के द्रव्यमान के केंद्र में ऊपर की दिशा में काम करता है। तो बल, यहाँ जो आप बलों को देख रहे हैं वो क्रिया प्रतिक्रिया के तौर पे दिखाई दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर अब वस्तु का अगर आप आभासी भार मालूम करना चाहते हैं तो जो वस्तु का वास्तविक भार है उसमें से हटाए गए द्रव का भार माइनस कर दीजिए। या आप ऐसा भी कर सकते हैं कि वास्तविक भार जो है उसमें से उत्प्लावन बल यानी जो अपथ्रस्ट था उसका, पीछे हमने देखा, उसे आप माइनस कर दीजिए तो भी आपको चीज़ें प्राप्त हो जाएंगी। एक बात यहाँ पर कही गई है, कहा गया कि किसी डूबी हुई वस्तु का आयतन उसके द्वारा विस्थापित जल के आयतन के बराबर होता है। सीधी बात है और यही है आपका आर्किमिडीज का सिद्धांत। इसके बाद है लॉ ऑफ फ्लोटेशन यानी प्लवन का नियम या तैरने का नियम। प्लवन का मतलब होता है तैरना। तो जब कोई वस्तु द्रव में पूर्णतया या आंशिक रूप से डूबी होती है तब उस पर दो बल काम करते हैं। आप समझ सकते हैं ये आर्किमिडीज के सिद्धांत के आगे की एक्सप्लेनेशन है, आगे की व्याख्या है। तो पूर्ण या आंशिक रूप से डूबी हुई कोई चीज़ है उस समय उस पर दो बल काम करते हैं। एक तो नीचे की ओर लगेगा और नीचे की ओर जो काम करने वाला बल है वो उस वस्तु का भार होता है असल में W, जो कि m×g के इक्वल होता है, यानी उस वस्तु के द्रव्यमान और उसमें लगने वाले गुरुत्वीय त्वरण के, और ये हमेशा नीचे की ओर काम करेगा। और दूसरा जो है ये वस्तु पर लगने वाला उत्क्षेप होगा। उत्क्षेप यानी वही पीछे वाला अपथ्रस्ट, उत्प्लावन बल, और ये ऊपर की ओर काम करेगा, ऊर्ध्वाधर। दोनों बल जो है वो एक दूसरे का विरोध करेंगे। mg जो है वो नीचे की ओर काम करेगा और जो आपका f है यानी अपथ्रस्ट है वो ऊपर की ओर काम करेगा। कुछ इसी प्रकार की स्थिति उस वस्तु के साथ होती। अब आगे की चीज़ ये है कि जिस द्रव में वस्तु का डूबना या तैरना, इन दोनों बलों के आपेक्षिक मान पर निर्भर करता है। मतलब चीज़ जो है वो तैरती रहेगी या डूब जाएगी, ये इस बात पर निर्भर करता है कि इन दोनों बलों का जो आपेक्षिक मान है वो कितना है। अब इसमें कुछ कंडीशन होती हैं। जैसे पहला आप देखें, पहली स्थिति ये हो सकती है कि यदि W जो है वो F से बड़ा हो जाए, यानी जो वस्तु का भार नीचे की ओर काम कर रहा है वो आपके अपथ्रस्ट से बड़ा हो जाए, तो उस परिस्थिति में जो परिणामी बल है वो नीचे की ओर काम करेगा। मतलब W में से F को आप माइनस कर देंगे तो जो परिणामी इसका रिजल्टेंट फोर्स प्राप्त होगा वो हमेशा डाउनवर्ड यानी नीचे की ओर काम करेगा। तो परिणाम क्या होगा, वो नीचे खींच लेगा चीज़ को, यानी चीज़ जो है वो डूब जाएगी। ये पहली स्थिति है। दूसरी स्थिति ये है कि W जो है वो F से बड़ा हो जाए, माफ कीजिएगा, W जो है वो F से छोटा हो जाए। मतलब जो वस्तु का भार नीचे की ओर काम कर रहा है वो उत्प्लावन बल से छोटा पड़ जाए। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, वस्तु को अगर आप स्वतंत्र छोड़ देंगे तो वो ऊपर की ओर उठने लगेगी, संतुलित नहीं हो पाएगी, ऊपर की ओर उठने लगेगी, डूबेगी नहीं, ये ध्यान दीजिएगा। मतलब जो नीचे वाला बल है वो ताकतवर हो गया तो वो ऊपर फेंक देगा, ऐसा होगा। और बीच वाला जो आप देख रहे हैं यहाँ वाला W और F अगर बराबर हो जाएं तो वस्तु जो है वो जहाँ रहेगी वहीं पर तैरती रहेगी द्रव में, वो डूबेगी नहीं। मतलब एक जो है वो बाहर की ओर फेंक देगा। दूसरी कंडीशन जो है, मतलब पहली वाली जो हमने देखी थी, उसमें क्या होगा, चीज़ नीचे की ओर डूब जाएगी। इसमें आप कॉमन सेंस लगा के समझ सकते हैं। मतलब बात यह है ना कि नीचे वाला जो नीचे की ओर खींचने वाला बल है यानी वस्तु का भार, अगर वो ज़्यादा हुआ उत्प्लावन बल की तुलना में तो वस्तु डूब जाएगी। वो नीचे की ओर खींचेगा, ग्रेविटी उसको अपने अधिकार में कर लेगी। और अगर अपथ्रस्ट उस mg के मान से ज़्यादा हो गया तो उस कंडीशन में क्या होगा, वस्तु ऊपर की ओर उछल जाएगी और संतुलित होगी ही नहीं, संभव है कि बाहर चली जाए। ये एक बात है। तो कुल मिलाकर कॉन्सेप्ट जो है उसमें आप देखें कि किसी ठोस का कितना भाग पानी में डूबेगा यह उस द्रव और ठोस के आपेक्षिक घनत्व पर निर्भर करेगा। और इसकी गणना आप कर सकते हैं। गणना कैसे करेंगे आइए देखते हैं। तो पहला तो ये कि ठोस का जो डूबे भार का आयतन है, ठीक है,
माफ कीजिएगा, ठोस का जो डूबे भाग का आयतन है उसमें आप ठोस के कुल आयतन से भाग दे देंगे। ठीक, ठोस का जो हिस्सा डूब गया है उसके आयतन को आप मेजर कर लीजिए और उसमें ठोस के कुल आयतन से डिवाइड कर दीजिए और इसे बराबर कर दीजिए ठोस के घनत्व बटे द्रव के घनत्व से। दोनों का आपस में तुलना कर दीजिए, आपको प्राप्त हो जाएगा। मतलब बात यही है कि अधिक घनत्व वाला जो द्रव है उसमें ठोस का कम भाग डूबेगा। अगर घनत्व द्रव का ज़्यादा है तो ठोस उसमें कम मात्रा में डूबेगा, और कम घनत्व वाला द्रव अगर है तो उसमें ज़्यादा डूबेगा। यही बात है। और यदि ठोस का घनत्व द्रव के घनत्व के बराबर हो जाए तो उस परिस्थिति में भी जो ठोस पदार्थ है, ठोस पदार्थ का टुकड़ा है, वो पानी की सतह या जो भी द्रव है उसकी सतह पे तैरता रहेगा। अब इसके बाद एक और नियम है, इसी सबसे संबंधित है, ये पास्कल का नियम है। और इस नियम के हिसाब से कहा गया, मतलब पास्कल ने कहा, पास्कल एक वैज्ञानिक थे, तो इनका ये कहना था कि किसी बद्ध द्रव, मतलब उसकी सीमा बंधी हुई है, वो ऐसे बहता हुआ पानी नहीं है, तो किसी बद्ध द्रव के किसी भाग के दाब में होने वाली वृद्धि द्रव के अन्य भागों में बिना क्षय हुए एक समान रूप से संचारित हो जाती है। मतलब उस लिक्विड में जो कि चारों ओर से बद्ध है, सीमाबद्ध है, तो उसके एक भाग में अगर प्रेशर क्रिएट हो रहा है तो वो समान रूप से चारों ओर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यानी वितरित हो जाएगा। हाइड्रोलिक ब्रेक और जो लिफ्ट होती है वो पास्कल के नियम पर काम करती है और उसके पीछे यही सिद्धांत लगता है। ये पास्कल के विषय में थोड़ी सी यहाँ इंट्रोडक्शन है। तो ये फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे, फ्रेंच थे, और इनका पूरा नाम था ब्लेज पास्कल, आप इनके विषय में जानते हैं। और इन्होंने ऐसा पाया अपने शोध कार्य में कि यदि सभी बिंदुओं की एक ही ऊंचाई हो, मतलब जितने बिंदु हम ले रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं, वो सब एक ही ऊंचाई पर हों, तो विराम की स्थिति जो होती है उसमें तरल के सभी बिंदुओं पर दाब जो लगेगा वो भी एक समान होगा। शर्त यह है कि जो बिंदु है वो एक समान ऊंचाई पर होने चाहिए। और इस सत्य को भली भांति सरल रूप में दर्शाया भी जा सकता है, मतलब प्रयोग के द्वारा दर्शाया जा सकता है। अब यहाँ जो हम देखने जा रहे हैं वो है क्रिटिकल वेलोसिटी, यानी क्रांतिक वेग। किसी द्रव के प्रवाह का वेग एक निश्चित वेग से कम होता है। मान लीजिए कि यदि कोई द्रव है, उसके प्रवाह का वेग एक निश्चित वेग से, एक निश्चित वेग की सीमा मान ली गई है, उससे कम होता है, तो वह द्रव, मतलब जो द्रव हमने लिया है, उसका प्रवाह धारा रेखीय प्रवाह कहलाता है। धारा रेखीय प्रवाह के लिए जो दशा दी हुई है उसमें ये अनिवार्य रूप से दिखाया गया है कि एक निश्चित वेग की सीमा है, उससे कम उसका अगर प्रवाह रहेगा तो हम कहेंगे कि ये द्रव जो है ये धारा रेखीय प्रवाह की स्थिति में मौजूद है। मतलब ये हुआ कि धारा रेखीय प्रवाह का मतलब क्या है वो बताया जा रहा है कि वह द्रव जो है उसका प्रत्येक कण, ऐसा तो है नहीं कि द्रव जो है एक कंप्लीट पूरी चीज़ है, वो भी बहुत सारे छोटे छोटे कणों से बना है ना। लिक्विड हो, सॉलिड हो या गैस हो, उसके अंदर मॉलिक्यूल और एटम तो होंगे ही, इससे दो राय नहीं हो सकती। तो ये कहा गया कि द्रव का जो प्रत्येक कण है वो उसी बिंदु से गुजरे जिससे कि पहले वाला गुजरा था। मतलब पहला कण यहाँ से होके गुजरा तो दूसरा वाला भी उसी पथ पे गुजरे, इसका कोई पार्ट जो पथ है वो दूसरा नहीं होना चाहिए। तो इसको हम कहते हैं धारा रेखीय प्रवाह। और इस तरह का जो निश्चित वेग होता है उसी को हम कहते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी। ये वेलोसिटी की वो रेंज होती है जिसके नीचे अगर लिक्विड का फ्लो रहेगा तो वो धारा रेखीय प्रवाह से गुजरेगा। अब यहाँ अगला थ्योरम हम देखने जा रहे हैं जो कि है बर्नौली का थ्योरम। ये बहुत प्रसिद्ध थ्योरम है, आपने छोटी कक्षाओं में और इंटरमीडिएट क्लासों में भी पढ़ा होगा अगर आप साइंस के विद्यार्थी हैं। फिलहाल बर्नौली का प्रमेय देख लेते हैं। डेनियल बर्नौली इनका पूरा नाम था, हमें बर्नौल याद आ जाता है लेकिन कोई बात नहीं, इनका नाम था बर्नौली। और इन्होंने कहा कि जब कोई असंपीड्य, जिसका कि संपीडन न किया जा सके, जिसे सिकोड़ा न जा सके, और अश्यान, जिसके अंदर गाढ़ापन ही ना हो, श्यानता ही ना हो, ऐसा द्रव अगर है, ऐसा द्रव क्या होगा, पाया ही नहीं जाएगा। और जो नहीं पाया जाता है उसकी हम सिर्फ इमेजिनेशन करते हैं तो वो आइडियल चीज़ होती है। आदर्श द्रव की यहाँ कल्पना की गई है जो कि असंपीड्य है, मतलब हम उसका संपीडन नहीं कर सकते, उसे कंप्रेस नहीं कर सकते हैं और उसके अंदर विस्कोसिटी भी नहीं है। तो ऐसा द्रव अगर ले लिया जाए और वो किसी नली में, पतली नली है, उसके अंदर धारा रेखीय प्रवाह में बह रहा है, यानी क्रिटिकल वेलोसिटी से नीचे उसका वेग है और उसका प्रत्येक कण एक ही पथ से गुजर रहा है, तो उसके मार्ग में प्रत्येक बिंदु पर, ध्यान से देखिएगा, ऐसी स्थिति अगर है तो उसके मार्ग में प्रत्येक बिंदु पर इसके एकांक आयतन या एकांक द्रव्यमान की जो कुल ऊर्जा है, यानी कुल दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा, सबको मिलाकर हम जोड़ देंगे तो हमें टोटल एनर्जी प्राप्त होगी। उसका योग हमेशा नियत रहता है, ठीक है, ऊर्जा नियत रहेगी लेकिन उसके लिए स्थिति ये। अब बर्नौली का ये जो थ्योरम है इसका हम प्रैक्टिकल करते हैं, जो लैब होती है इंटरमीडिएट क्लासों में या बहुत बार स्कूल जो है वो हाई स्कूल में भी इसका प्रैक्टिकल करवाते हैं। तो आप में से जितने लोगों ने बर्नौली के थ्योरम का प्रैक्टिकल किया है, आपने ये पाया होगा कि कोई भी लिक्विड ऐसा नहीं हो सकता। तो वहाँ पर जब आप मान निकालते हैं, कैलकुलेशन करते हैं फाइनली, तो मान जो है वो आदर्श मान से भिन्न आता है। उसके पीछे वजह वही है कि इसमें आइडियल लिक्विड कोई नहीं हो सकता है, अश्यान हो ही नहीं सकता, असंपीड्य हो ही नहीं सकता है, दोनों चीज़ें उसके अंदर होंगी।
तो ऐसी स्थिति में जो मार्जिनल एरर आती है उसको बाद में हम कैलकुलेट करते हैं। तो ये प्रिकॉशन और एरर का मामला। और जिस यंत्र के सहारे हम ये प्रैक्टिकल कर पाते हैं वो होता है वेंचुरी मीटर। यहाँ वेंटुरी मीटर लिखा हुआ है लेकिन असल में उसको कहा जाता है वेंचुरी मीटर। उसमें ऊपर एक पानी की टंकी जैसी होती है और कई बार सस्ती लैब होती है सरकारी, जैसे मेरे कॉलेज में थी, तो वहाँ ऊपर बाल्टी रखी हुई थी और बाल्टी के साथ नल की टोटी जो है वो संबद्ध थी और वहाँ से हम लोग टोटी खोलकर नीचे का जो पाइप होता था उसमें पानी का प्रवाह कराते थे। तो इसीलिए उसमें एरर कुछ ज़्यादा ही आती थी। लेकिन बात यह है ना कि कुल मिलाकर आपको जो प्रोसेस है वो समझ में आना चाहिए, चाहे जैसे समझ में आए। तो आपके पास जैसी भी लैब हो या जैसा भी आपने देखा हो या आप अनुभव कर सकते हैं, चित्र से जान सकते हैं, या यूट्यूब पे तमाम ऐसे वीडियोस होते हैं जिसमें कि वेंचुरी मीटर को चला के दिखाया जाता है कि कैसे काम करता है, तो उससे भी आप आइडिया ले सकते हैं। कमोबेश ये बर्नौली के थ्योरम को प्रूव करता है, ठीक। और ये ऐसी युक्ति होती है जिसकी सहायता से नली में जो द्रव का प्रवाह है उसकी दर को हम नाप सकते हैं। तो द्रव के प्रवाह की दर को नापने के लिए वेंचुरी मीटर का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ मापक यंत्र वाला जो सिद्धांत है ना, मतलब मापक यंत्र, कौन सा मापक यंत्र किस चीज़ को नापता है, वो यहाँ दिया हुआ है, तो इसको आप ध्यान से देखिएगा। अच्छा, डेनियल बर्नौली जो है इनके विषय में, ये स्विट्जरलैंड के थे, स्विस मैथमेटिशियन और साइंटिस्ट दोनों थे। तो एक वैज्ञानिक कमोबेश गणितज्ञ तो होता ही है, क्योंकि गणित जो है ये वैज्ञानिक या विज्ञान की भाषा है, बोली है असल में। जैसे हिंदी है और देवनागरी लिपि है, तो हिंदी जो है वो भाषा है, उसी रूप में हम उसका भाषण करते हैं, और जिस रूप में हम हिंदी को लिखते हैं वो देवनागरी होती है। तो वैसे ही यहाँ जो हमारी लिखने और बोलने की भाषा है उसमें हम गणित का इस्तेमाल करते हैं। विज्ञान अगर बोलेगा तो किस रूप में बोलेगा? मैथमेटिक्स के रूप में। अपनी चीज़ों को प्रूव करके दिखाएगा तो उसके लिए उसे गणित का सहारा लेना पड़ेगा। इसीलिए कहा जाता है कि मैथमेटिक्स जो है वो प्रत्येक प्रकार के विज्ञानों की माता है, न्यूटन का कहना था। तो कुल मिलाकर एक वैज्ञानिक और गणितज्ञ ये थे, और इन्होंने लियोनार्ड ऑयलर के साथ मिलकर, इनके सहयोगी का नाम भी आप याद रखिएगा, इनके साथ मिलकर गणित के फ्रेंच एकेडमी पुरस्कार 10 बार जीतने का कीर्तिमान बनाया। ये ऐसे वैसे गणितज्ञ नहीं थे। कभी कभी गणितज्ञ शब्द आता है तो हम सोच लेते हैं कि बस ऐसे ही एक तुच्छ टाइप के रहे होंगे, लेकिन ऐसा नहीं। ये जाने माने गणितज्ञ थे, और फ्रेंच एकेडमी पुरस्कार जो है बहुत बड़ा पुरस्कार, प्रतिष्ठित होता है। हालांकि एबेल पुरस्कार जितना ये संभ्रांत नहीं होता है। एबेल पुरस्कार गणित के क्षेत्र में नोबेल कहा जाता है, ये सर्वोच्च होता है, लेकिन ये भी एक अच्छा पुरस्कार है। तो फ्रेंच एकेडमी पुरस्कार इन्होंने 10 बार जीता था, और इनके बहुत सारे सिद्धांत थे, जिसमें से कि आप कुछ विख्यात सिद्धांतों को देखें। ये कार्य द्रव गतिकी है, मतलब इनके कार्य जो है उसमें द्रव गतिकी है। उसके अलावा एकल सिद्धांत, अनुप्रयुक्त गणित से संबंधित बहुत सारे सिद्धांत थे। गणितीय भौतिकी का संस्थापक इनको कहा जाता है, ये एक चीज़ आपको यहाँ से इंपॉर्टेंट दिखाई देती है। इसके बाद जो अगले वैज्ञानिक के विषय में हम जानने वाले हैं वो है रॉबर्ट हुक। उनको देखने के बाद हम अगले कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ेंगे। तो रॉबर्ट हुक का जो जीवन काल है वो 1635 से लेकर 1703 तक का था। अच्छा खासा जीवन काल था। और ये फ्रेश वाटर ऑयल ऑफ वाटर में यहाँ देख रहे हैं आप, कुल मिलाकर इनका जन्म स्थान दिया है। जन्म स्थान से उतना ताल्लुक नहीं है, और जन्म का समय भी नहीं पूछा जाएगा। किसी भी वैज्ञानिक का जन्म स्थान क्या था और कब वो पैदा हुआ, ये आपसे नहीं पूछा जाएगा, तो यहाँ से आपको नहीं देखना है। हाँ, यह है कि माइक्रोग्राफिया जो है इसमें प्रेक्षण माला यानी इनकी जो ऑब्जर्वेटरी थी उसमें इन्होंने प्रकाश के तरंग सिद्धांत का सुझाव रखा, ठीक है। तो प्रकाश के तरंग सिद्धांत के रहस्यों का खुलासा करने में रॉबर्ट हुक का एक महत्वपूर्ण योगदान था। इसके अलावा कार्क जो लकड़ी का होता है उसकी स्टडी करके इन्होंने कोशिका की खोज की थी। मृत कोशिका उसमें से उन्होंने देखी थी, लकड़ी में से। तो जीव विज्ञान में इनका अभिन्न योगदान देखा जाता है। इसके अलावा जितने भी फिजिक्स से संबंधित बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं, भौतिक शास्त्री हैं, उनके द्वारा रॉबर्ट हुक का जो सिद्धांत है उसको मान्यता भी दी गई। इसमें प्रत्यास्थता का नियम, ठीक है, ये इनके द्वारा जो खोजा गया था वो ज़्यादा प्रामाणिक था। तो इस तरीके की चीज़ें हैं जो कि इसमें आपको थोड़ी थोड़ी इंपॉर्टेंट दिखाई दे रही है। किस वैज्ञानिक के द्वारा किस सिद्धांत की खोज की गई। कोई यंत्र अगर किसी वैज्ञानिक के द्वारा नया खोजा गया है तो उसको इस तरीके से हम जानने का प्रयास कर रहे हैं। बाकी सूचीबद्ध तरीके से पीछे ही देख चुके हैं। अब यहाँ जो हमारा अगला कॉन्सेप्ट है वो है ऊष्मा और ऊष्मा गतिकी। तो ऊष्मा जो है वो एक प्रकार की ऊर्जा है, आप जानते ही हैं, ठीक। मतलब ऊर्जा के बहुत सारे प्रकार हैं, तो उसमें से ऊष्मा भी है। और ऊष्मा एक स्थान पर स्थिर नहीं रहती है। ऊर्जा की प्रवृत्ति होती है वो चलायमान रहती है, हमेशा उसका ट्रांसफॉर्मेशन होता रहता है, एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरण होता रहता है। तो वही हाल ऊष्मा का भी है। ये एक प्रकार की ऊर्जा है, और ये दो पदार्थों के बीच में या दो से ज़्यादा कितने भी पदार्थ हैं तो उनके बीच में तापांतर को व्यक्त करती है, टेम्परेचर डिफरेंस को व्यक्त करती है। और ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान स्थानांतरित होती रहती है।
यह जो ट्रांसफर है, यह जो स्थानांतरण है, यह हमेशा ज़्यादा ताप वाली चीज़ से कम ताप वाली चीज़ की ओर होता है। हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर वाले नोड की तरफ या पॉइंट की तरफ जो हीट का फ्लो है वो चलता रहता है, बराबर चलता रहता है, और ये तब तक होता है जब तक कि टेम्परेचर दोनों का इक्वल ना हो जाए। अब ये जो ऊष्मा है इसका मापन किया जाता है कैलोरी में। किलो कैलोरी अगर ज़्यादा मात्रा है ऊष्मा की तो हम किलो कैलोरी में नापेंगे। जूल जो है इसका सबसे प्रचलित मात्रक है ऊर्जा को नापने के लिए, और किलो जूल अगर ज़्यादा मात्रा है तो किलो जूल में नाप लेंगे। अब यहाँ ये कहा गया कि ऊष्मीय ऊर्जा के स्थानांतरण की परिमाणात्मक अवधारणा इस लक्षण से प्राप्त की जा सकती है कि 1 किलोग्राम जल, ठीक है, 1 kg जो पानी है वो 10 डिग्री सेल्सियस होने पर 42,000 जूल ऊर्जा मुक्त करता है। अगर 10 डिग्री सेल्सियस तक हम उसको गर्म कर दें तो वो 42,000 जूल की एनर्जी वहाँ से रिलीज करेगा। ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपके ऊष्मा से जुड़ा हुआ है, ऊष्मा के सिद्धांत को समझने के लिए आवश्यक है। अब आगे जो हम देखेंगे वो है ऊष्मा गतिकी। लेकिन ऊष्मा गतिकी को देखने से पहले कुछ छोटी छोटी परिभाषाएं, जैसे कि कैलोरी है, आपकी स्पेसिफिक हीट है, और विशिष्ट ऊष्माधारिता है, गुप्त ऊष्मा है, इन सब को देखने के बाद तब हम ऊष्मा गतिकी की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स और लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उनको भी देखेंगे। लेकिन इस लेक्चर में इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार।